Hey guys, welcome back to your own academy, that is Achievers Academy. I'm your friend, your guider निशा शर्मा. कैसे हैं आप और कैसी चल रही है पढ़ाई? आई थिंक both are going good. सो गाइज हमने प्रीवियस ईयर पेपर का सीरीज जो है स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम एस्टेट के प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को सोल्व कर रहे हैं. और मैं बता दूं आपको, ये पेपर एज इट इज़ रीट के एग्जाम में भी एज इट इज़ क्वेश्चंस आते हैं जो एस्टेट के एग्जाम में आते हैं. तो ये सबके लिए इक्वल इंपॉर्टेंस वाला पेपर है, ठीक है. तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं 2018 का पेपर मुझे मिल गया है. 2018 का पेपर लेवल है पीजीटी. पहले मैं पीजीटी डिस्कस कर रही हूँ, देन टीजीटी, देन पीआरटी. क्यों? क्योंकि बच्चों को पीजीटी के पेपर का बहुत ज़्यादा फोबिया होता है कि बहुत मुश्किल होता है, दैट्स वाई. और मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि ये बहुत आसान होता है यदि आपने अच्छे तरीके से चीज़ों को समझा है या पढ़ा है. सो लेट गेट स्टार्टेड. ठीक है बच्चे, तो पेपर है 2018. जिन भी स्टूडेंट्स ने मुझे शेयर किया है, 3-4 लड़कियों ने, थैंक यू सो मच. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. बाइलिंगुअल रहेगा आपका जो भी कंटेंट है, ये ओरिजिनल पेपर है, आपको पता ही है. फर्स्ट क्वेश्चन है, नकारात्मक रीइंफोर्समेंट एवं दंड में क्या संबंध है? मीन्स व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द नेगेटिव रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट. सो वेरी फर्स्ट यू जस्ट रिमेंबर, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझा रखा, रीइंफोर्समेंट. तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए रीइंफोर्समेंट होता क्या है, मैंने डिटेल से समझा रखा है. तो कई बार बच्चे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट को गलत लगा जाते हैं. नकारात्मक शब्द देखते ही आपको नकारात्मक सी फीलिंग आने लग जाती है कि ये गलत ही होगा. लेकिन नेगेटिव रीइंफोर्स क्या होता है, सबसे पहले समझो. यदि आपके रास्ते में कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, उन प्रॉब्लम्स को आप दूर करके आगे बढ़ते हो, डेट इज कॉल्ड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट. कमरे में बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बट उस गर्मी को भी खत्म करके आप आगे बढ़ रहे हो, तो मतलब नेगेटिव रीइंफोर्स आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाता है. बच्चे ध्यान रखना, ही हमें पीछे नहीं करता, ठीक है. और दंड एक नेगेटिव चीज़ होती है. तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन नेगेटिव रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट? दोनों किसी अनुक्रिया को सुदृढ़ बनाते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि दंड सुदृढ़ नहीं बनाता, रीइंफोर्समेंट बनाता है. दोनों किसी अनुक्रिया को कमजोर बनाते हैं? बिल्कुल भी नहीं. नकारात्मक पुनर्बलन किसी अनुक्रिया को दृढ़ बनाता है, जबकि दंड किसी अनुक्रिया को कमजोर करता है. नकारात्मक पुनर्बलन किसी अनुक्रिया को कमजोर करता है. तो सीधी सी बात है, आपको पता है नेगेटिव जो रीइंफोर्समेंट हमेशा आपकी कोई भी जो रिस्पॉन्स होता है उसको हमेशा स्ट्रेंथन करता है, रिस्पॉन्स को हमेशा आगे बढ़ाता है. तो आंसर रहेगा बच्चे सी, ठीक है. आंसर रहेगा थर्ड. नेक्स्ट है, आई थिंक बोथ लिंग्वल जो बाइलिंगुअल है पेपर आज बहुत क्लियर है. अब सेकंड क्वेश्चन है, पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वेरी फर्स्ट गो विद द स्टेटमेंट व्हाट एग्जामिनर वांट टू आस्क. यदि उसने पूछा कौन सा नहीं है, तो वेरी फर्स्ट आप देखिए भाई, कौन सा नहीं वाला पूछा है ना, कि कौन सा नहीं है. तो ये एक रिश्वत का प्रकार है. मतलब इसने पूछा कौन सा नहीं है, ठीक है, पुरस्कार के संबंध में. तो यह वांछनीय व्यवहार में वृद्धि करता है? बिल्कुल करता है. इंक्रीजमेंट करता है, डिजायरेबल बिहेवियर को बढ़ाता है. एक प्लीजेंट स्टिमुलस बिल्कुल होता है. ये स्ट्रेंथन भी देता है, रिस्पॉन्स को बिल्कुल देता है. तो ये इट्स नॉट ए काइंड ऑफ ब्राइब, ये रिश्वत नहीं है. तो 1 रहेगा इसका आंसर. नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर अंतराल रीइंफोर्समेंट का एग्जाम्पल नहीं है? फिक्स्ड इंटरवल. तो मैंने आपको रीइंफोर्समेंट के चैप्टर में बहुत डीपली पढ़ा रखा, फिक्स्ड इंटरवल, रेशियो इंटरवल, सारी चीज़ें. मैं हमेशा, देखो फिर कहोगे मैडम इट्स नॉट माई प्रेज या ओवर कॉन्फिडेंस. जस्ट मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, बच्चे पहले सारी वीडियोस को देख लें. सारी वीडियोस को देखने के बाद आप पेपर करोगे, आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगी, क्योंकि सभी कंटेंट करवाए हुए हैं. तो ये चीज़ मैंने आपको बताया था. फिक्स्ड इंटरवल क्या होता है? जब फिक्स कुछ भी थी, गेटिंग सैलरी एवरी मंथ, दिस इज फिक्स्ड इंटरवल. मतलब हैविंग पीरियोडिकल आप टेस्ट करवा रहे हो, ये भी फिक्स्ड इंटरवल है. और मतलब फिक्स इंटरवल क्या होता है? जब फिक्स टाइम में आप कुछ करते हो, आप एक काम एक वीक में कर रहे हो, एक 15 दिन में कर रहे हो, एक महीने में कर रहे हो, तो डेट इज कॉल्ड फिक्स्ड इंटरवल. लेकिन एक नंबर को बार बार डायल कर रहे हो, इट्स नॉट फिक्स्ड इंटरवल. तो आंसर रहेगा 2. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा किशोर अवस्था के अपरिपक्व चिंतन का उदाहरण नहीं है, जैसा कि एल्किन द्वारा बताया गया है? मैंने आपको लास्ट वीडियो में एल्किन को ही डिस्कस किया था. और एल्किन के मैंने आपको 6 स्टेप्स बताए थे कि उसने आइडियलिज्म दिया है, आर्ग्यूमेंटल दिया है, सेल्फ असेसमेंट और इमेजिनरी ऑडियंस वाला दिया है, पर्सनल फीबल दिया है. तो उसने क्या नहीं दिया? तो उसने ये नहीं दिया भाई, सुनिश्चितता नहीं दिया, ठीक है. एल्किन ने एक थ्योरी दी है, जो इससे पहले वाली आई थिंक वीडियो यही है जो मैंने आपको करवाई थी, कि एल्किन की जो थ्योरी है उसने ये बता रखा कि कैसे बच्चा है जो किशोर अवस्था में कैसे मतलब इन मैच्योरिटी के 6 स्टेप से गुजरता है, ठीक है. तो उन 6 स्टेप में सुनिश्चितता नहीं है. तो 6 स्टेप्स आप डिटेल से देख लें, क्योंकि पेपर में हर क्वेश्चन के साथ मैं पूरा डिटेल बताने लगूंगी, तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती है, ठीक है. तो मीन्स यहाँ पर ये ध्यान रखना कि ये जो कॉन्सेप्ट है उसने एक तो ये दिया था इमेजिनरी ऑडियंस वाला, हर कोई मुझे ही देख रहा है, एक बच्चे अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट समझते हैं, आइडियलिज्म, स्पेशल होते हैं वो, असर्टिवनेस, ये सारी ट्रेड उसने दी है. बस असर्टिवनेस नहीं दिया,
ठीक है, सुनिश्चितता उसने नहीं दी, 6 पॉइंट दिए हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मॉडलिंग एक प्रभावी शिक्षण युक्ति है। मॉडलिंग, तो मॉडलिंग आते ही आपको ध्यान आ जाना चाहिए, मैंने क्या पढ़ाया था मॉडलिंग में, अल्बर्ट बंडूरा। जस्ट रिमेंबर, मॉडलिंग में मैंने आपको पढ़ाया था अल्बर्ट बंडूरा। तो आपको ध्यान रखना, ये पूछ रहा है कि मॉडलिंग इज एन इफेक्टिव टीचिंग मेथड, किसके लिए इफेक्टिव होगा, दृष्टिबाधित नहीं भाई, एक बच्चा देख ही नहीं सकता तो वो इमिटेट कैसे करेगा, क्योंकि मॉडलिंग क्या है पहले तो इसको समझो। मैंने आपको बताया था बंडूरा क्या कहता है कि बच्चे देख के सीखते हैं, कुछ भी चीज़ उसको सामने दिखाई दे रही है तो उस चीज़ को देख के बच्चे सीखते हैं, डेट इज कॉल्ड मॉडलिंग टू अल्बर्ट बंडूरा। ठीक है, तो वही अल्बर्ट बंडूरा के हिसाब से क्या है, मॉडलिंग है, जब आप चीज़ों को देख कर सीखते हो। तो एक विजुअल इम्पेयरमेंट वाला बच्चा है तो वो नहीं देख के सीखेगा। और चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी, अब डिसेबल्ड बच्चे के लिए भी मॉडलिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। एसिड अटैक विक्टिम को भी मॉडलिंग इसने कहा है। अफेक्टिव टीचिंग मेथड किसके लिए होगा, तो इनके लिए भी नहीं होगा, इनके लिए भी नहीं होगा। अब हमें नहीं पता एसिड अटैक का कितना लेवल है। बौद्धिक अक्षमता, चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, आंसर रहेगा 4, क्योंकि जो बच्चे थोड़ा सा कम मतलब बौद्धिक, जिनमें थोड़ा सा लेवल कम है, तो उनको आप बार बार इमिटेट करवाओ, देखो बच्चों मैं ऐसा कर रही हूँ, देखो आप भी ऐसा करो, देखो मैं ऐसा कर रही हूँ आप भी ऐसा करो, तो वो सीख जाएंगे। तो आंसर रहेगा 4। नेक्स्ट है, थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए प्रयास एवं त्रुटि, ट्रायल एंड एरर मेथड गिवन बाय थॉर्नडाइक, निम्न में से कौन सा पुनर्बलन की संकल्पना को समतुल्य। देखो ये पेपर्स है ना, आजकल पहले पेपर क्या था, बहुत इजी से आते थे पेपर, अब भी इजी हैं, लेकिन अब पेपर कौन बच्चा कर सकता है, जिसने कॉन्सेप्ट को समझा है, जिसने रट्टा है वो नहीं कर सकता, जिसने सारे साइकोलॉजी के टॉपिक को समझा है। आपको रीइंफोर्समेंट भी क्लियर होनी चाहिए, आपको ट्रायल एंड एरर मेथड भी क्लियर होना चाहिए, आपको हर टर्म क्लियर है तो आप इजीली आंसर दे पाओगे। लेकिन कोई भी टर्म ऐसी है जो आपको क्लियर नहीं है तो आप आंसर दे ही नहीं सकते, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, ट्रायल एंड एरर मेथड सबको पता है ना, बच्चा अभ्यास करेगा, ये करेगा वो करेगा, तो उसमें उसने मतलब 3 जो मेन रूल दिए थे, जट लॉ ऑफ अफेक्ट, लॉ ऑफ रेडीनेस एंड लॉ ऑफ योर प्रैक्टिस, मतलब अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और रेडीनेस का नियम। अब आप समझो कि रीइंफोर्समेंट क्या है। रीइंफोर्समेंट क्या है, आपको कुछ भी चीज़ मिल रही है और आप आगे बढ़ रहे हो, रीइंफोर्स हो रहे हो। तो आप देखो प्रभाव का नियम क्या है, लॉ ऑफ अफेक्ट भी तो सेम चीज़ है ना, कि आप सक्सेस हुए जा रहे हो, आपने एक बार आपको सफलता मिल गई, देखो मान लो आपका पेपर पास हो गया, आप भी एस्टेट का, फिर आप तो सीधा जुट जाओगे स्क्रीनिंग का पेपर, भाई हमने एस्टेट पास किया तो हमारा अगला टारगेट स्क्रीनिंग है, तो आप अफेक्टेड होगे। तो रीइंफोर्स भी तो वही चीज़ है, बच्चे को जैसे मान लो मैंने वीडियो बनाई, आपने मेरी वीडियो को लाइक किया, कमेंट किया और मुझे रीइंफोर्स मिल गया, यार बच्चे वेट कर रहे हैं, यार मैंने को नई वीडियो बनानी है, तो मतलब रीइंफोर्स हमें आगे बढ़ाता है और लॉ ऑफ इफेक्ट भी हमें आगे बढ़ाता है। तो आंसर रहेगा बी। ठीक है, नेक्स्ट है, युवा किशोरों की यह मान्यता, जो आपके टीनेजर्स होते हैं प्यारे प्यारे, स्ट्रॉन्ग एंड मतलब क्या बोलते हैं यार, संघर्ष, स्ट्रगल एवं स्ट्रॉन्ग, ओ माय गॉड, तूफान एवं संघर्ष, स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रगल एज वाले बच्चे, स्टैनले हॉल के हिसाब से, एक युवा किशोर की यह मान्यता है कि पूर्णतः किसी अन्य से भिन्न है। अब ये वो सेम क्वेश्चन है डेविड एल्किन के, जो 6 स्टेप है बच्चे, यहाँ पर देखो एक छोटी सी थ्योरी से 3 क्वेश्चन डाले इस पेपर में, कमाल कर दिया पेपर वाले ने। एक युवा किशोर की यह मान्यता है कि वह किसी अन्य व्यक्ति से भिन्न है। क्या होता है, आप किसी दूसरे से भिन्न है, मतलब आप सोचते हो यार मैं बढ़िया हूँ, मैं दूसरे से अलग हूँ, मैं ही सुपर पावरफुल शक्तिमान हूँ, तो ये क्या होता है, तो ये पर्सनल फेबल होता है, आपकी एक पर्सनल प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ये सेल्फ रियलाइजेशन, और ये तो चीज़ तो उसने एल्किन ने बताई नहीं, इमेजिनरी ऑडियंस और पर्सनल फेबल। इमेजिनरी ऑडियंस में क्या लगता है उसको कि होते नहीं है ये टीनेजर्स कि हर कोई मुझे ही देख रहा है, मैं कहीं भी जा रहा हूँ, मान लो मैं कहीं भी जा रही हूँ, मैंने बाल बाल बना रखे स्टाइल से, तो मैं कहूँ ओ माय गॉड एवरीबडी लुक्स एट मी, ओ पू प्लीज़ साइड, ऐसे वो उस फिल्म में नहीं थी, कौन थी, करीना कपूर, कभी खुशी कभी गम, पू पू, तो मतलब उसको लगता है सब मुझे ही देख रहे हैं, तो वो तो खैर टीनेजर नहीं थी, बट आई जस्ट गिव यू एग्जांपल कि आपको सही याद रहे। ये इमेजिनरी ऑडियंस क्या होता है, जब आपको लगता है कि हर कोई बस मुझे ही देख रहा है, आप कहीं भी बैठे हो, मतलब बंदा आपको देख नहीं रहा होता पर आपको बिना बात का वहम होता है यार मुझे ही देख रहे हैं, खुश हो जाती है लड़कियां मन मन में, यार शादी में सबकी नज़र मेरे ऊपर है, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो ये तो इमेजिनरी ऑडियंस होता है, बट इस क्वेश्चन का आंसर आएगा पर्सनल फेबल। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, यदि एक क्रिया की आवृत्ति किसी दूसरी क्रिया या कार्य से अधिक है, मतलब कोई भी एक क्रिया है उसकी आवृत्ति दूसरी क्रिया या किसी कार्य से अधिक है, तो पहली क्रिया का उपयोग दूसरी क्रिया की आवृत्ति को कम करने के लिए किया जा सकता है। यह सिद्धांत है। मैंने आपको डेविड एल्किन की थ्योरी के साथ साथ ही ये पॉइंट भी बताया था कोइंसिडेंटली कि देखो वन एक्टिविटी ओक्योर्स इन द मोर देन अनदर, सेम वही है, प्रीमेक थ्योरी है। प्रीमेक सिद्धांत क्या है समझ लो कि लो आपकी प्रोबेबिलिटी है,
कोई भी चीज़ है, एक बच्चा है, उसको कोई चीज़ कम पसंद है और कोई चीज़ ज़्यादा पसंद है। काम मुझे ये करवाना जो उसको कम पसंद है, ठीक है, लेकिन अब कम पसंद वाला काम वो करके राजी नहीं है और काम मुझे वो करवाना, तो हम क्या कहेंगे, उसको ज़्यादा पसंद का लालच देके कि बेटा ऐसा है, अब मान लो आपके बेटे को दूध बिल्कुल पसंद नहीं, आपके बेटे को और मतलब कोल्ड ड्रिंक बहुत पसंद है। अब आप चाहते हो दूध पिलवाना, मतलब लेकिन वो उसका ध्यान कोल्ड ड्रिंक की तरफ है, तो आप कहोगे बेटा तू दूध पी ले, तू ये कर ले, मैं तेरे को कोल्ड ड्रिंक भी दिलवा दूंगी। तो बच्चा इस हाई जो उसकी प्रोबेबिलिटी पसंद है उसके चक्कर में लो प्रोबेबिलिटी को भी एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये जो बात कही थी किसने बोली थी, प्रीमेक ने बोली थी। तो दिस इज द पॉइंट दैट रिलेटेड टू प्रीमेक। और ये तीनों तो आपको पता ही है, लर्निंग साइकोलॉजिस्ट हैं, ग्रेट, ट्रायल एंड एरर मेथड, ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड क्लासिकल कंडीशनिंग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में सही नहीं है? Which is not the following statement theory of cognitive development given by the Jean Piaget. You 4 statements हैं, तो आपको बताना which statement is not right according to Jean Piaget। तो Jean Piaget के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट राइट नहीं है, नहीं है, ठीक है। तो जब नहीं है वाले क्वेश्चंस को करोगे तो कैसे करोगे, ये तो है, ये तो है, ये तो है, तो मतलब यही नहीं है, ठीक है। यह इस मान्यता पर आधारित है कि विकास एक असतत प्रक्रिया है, मतलब इट्स बिलीव दैट द डेवलपमेंट इज डिसकॉन्टिन्यू प्रोसेस। बिल्कुल जीन प्याजे नहीं कहता कहीं भी कि विकास सतत होता है, ऐसा प्याजे ने नहीं बोला भाई। संदर्भ में, एक मिनट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में सही नहीं है, ठीक है, सही नहीं है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है। तो जीन प्याजे बिलीव दैट डेवलपमेंट इज डिसकॉन्टिन्यू, ओके, हाँ, जीन प्याजे कहते नहीं ना कॉन्टिन्यू है, वो डिसकॉन्टिन्यू कहते हैं। यह इस मान्यता पर आधारित है कि बच्चे आत्मसात्करण से सीखते हैं, बिल्कुल सही है, जीन प्याजे ने ऐसे कहा है। यह इस मान्यता पर आधारित है कि विकास सतत प्रक्रिया है, यह इस मान्यता पर आधारित है कि संज्ञानात्मक विकास चार चरण। देखो ये दो तो आपको क्वाइट क्लियर है शीशे की तरह। अब यहाँ 2 ऑप्शन है, अब सीधी सी बात है, ये सतत बोल दिया, सतत है, क्वेश्चन तो इन दोनों में सही है, क्योंकि नहीं है तो इसका मतलब एक ऑप्शन तो है और एक नहीं है। पहली बात तो आप कॉमन सेंस लगा लो, ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीख जाओ। 2 ऑप्शन तो आपने एलिमिनेट कर दिए क्योंकि वो श्योर सही थे। तो प्याजे भाई इस मान्यता पर आधारित है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है, तो ऐसा प्याजे ने नहीं कहा। प्याजे ने कहा था विकास एक असतत प्रक्रिया है, तो आंसर रहेगा 3। ये प्याजे के कथन में सही नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ऑटिज्म का शिकार क्या नहीं है? अब ध्यान से समझना, व्हाट इज ऑटिज्म। बच्चे क्वेश्चंस पेपर करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि क्वेश्चंस पेपर करने का मतलब भी हम बहुत कंटेंट को साथ साथ क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। अब यू नो व्हाट द मीन ऑफ ऑटिस्टिक डिसऑर्डर। ऑटिस्टिक डिसऑर्डर क्या होता है समझिए जरा ध्यान से। ऑटिस्टिक डिसऑर्डर होता है, कुछ बच्चे होते हैं, आपने समाज में देखे हैं, जो उदास से रहते हैं, ठीक है, जो अपने आप में ही खोए रहते हैं, मतलब किसी दूसरे से मतलब नहीं रखता, खुद में रहते हैं। जैसे कि जी टीवी पे एक बहुत पहले एक सीरियल आता था, नाम था आपकी अंतरा, किसी ने देखा हो, पता नहीं, मेरी शादी से पहले आता था, बहुत पहले। तो नाम था आपकी अंतरा, 2009 पता नहीं 8 में आता होगा ये सीरियल। आपकी अंतरा सीरियल में क्या था, एक लड़की थी बहुत सुंदर सी, क्यूट सी, और वो अपने आप में ही रहती थी, मतलब दूसरों के साथ, मतलब ये जो ऑटिस्टिक डिसऑर्डर वाले बच्चे कैसे होते हैं, मतलब ये दूसरों के साथ कम्युनिकेट नहीं करना पसंद करते, ये खुद में रहते हैं, इनमें सडन फीलिंग्स चेंज हो जाती हैं। किसी एक्टिविटी को करते हैं तो बार बार करते रहेंगे। मान लें आपने दीवार पे सिर मारना शुरू कर दिया तो मारते ही रहोगे, मारते ही रहोगे, मारते ही रहोगे, दीवार पे सिर, रुकते ही नहीं है। सोसाइटी में अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, किसी से घुलना मिलना पसंद नहीं होता। तो इस टाइप के बच्चे होते हैं ऑटिस्टिक डिसऑर्डर का शिकार। तो इनके फीचर देखिए हमेशा पूछा जाता है, विच इज़ रिलेटेड टू दैम, विच इज़ नॉट, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए आप, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम की विशेषता नहीं है, देखने सुनने में समस्या नहीं है पूछा इसने, सामाजिक अंतर्क्रिया में समस्या होती है भाई, शाब्दिक कम्युनिकेशन में समस्या होती है, बारंबार, अभी मैंने बताया रिपीटेटिव बिहेवियर ये करते रहते हैं, देखने सुनने में इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, देखते भी हैं सुनते भी हैं, बट ये एक्ट नहीं करते, मतलब अपने मूडी होते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट है, विकास के इस चरण में बच्चे आंख नाक कान, कितना आसान क्वेश्चन कैसे दे दिया, वाओ, कि बच्चे अपने आंख नाक कान का प्रयोग करते हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि किसी बच्चे को नहीं पता होगा, डेट इज रिलेटेड टू जीन प्याजे सेंसोरी मोटर स्टेज, ठीक है। ये जीन प्याजे की सेंसोरी मोटर स्टेज है भाई, जिसमें बच्चा सेंसेस को यूज करता है। हाँ, जीन प्याजे से मुझे क्वेश्चन याद आया, मैंने भाई 2 साल पहले एक वीडियो बनाई थी जीन प्याजे की, तो कुछ बच्चे वो देखते हैं, कुछ बच्चे लेटेस्ट नहीं देख पाते, तो ऐसे प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो कुछ आपको पता, लेटेस्ट हमेशा अपडेटेड रहती हैं चीज़ें।
एक है ना वर्ड है ऑब्जेक्ट परमानेंसी, जो आपको बहुत कंफ्यूज करता है जीन प्याजे की कौन सी अवस्था में आएगा, क्योंकि बहुत सारी बुक्स में आपको सेकंड में लिखा होता है, बहुत सारी बुक में थर्ड में लिखा होता है, वन में लिखा होता है। तो ऑब्जेक्ट परमानेंसी जो वस्तु स्थायित्व होता है वो जीन प्याजे की बच्चे फर्स्ट स्टेज में आता है, सेंसोरी मोटर स्टेज में। जो लास्ट वाला टाइम पीरियड होता है, जो 24 महीने वाला, जो लास्ट 18 से 24 महीने वाला टाइम होता है ना, उसमें आता है बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंसी। ऑब्जेक्ट परमानेंसी क्या, आपके बच्चे के आगे कोई टॉय पड़ा, आपने उसको छुपा दिया, तो बच्चे को यह पता है यहाँ कुछ था और तुमने वहाँ छुपाया है। तो मतलब ऑब्जेक्ट्स को समझने की एक अंडरस्टैंडिंग और जो परमानेंसी आती है वो जीन प्याजे की फर्स्ट अवस्था में आती है, आपको ध्यान रखना है। तो एक वीडियो में मैंने 2 साल पहले सेकंड एज बोला हुआ था, क्योंकि ये सेकंड एज में भी आता था, बट सीटेट के आंसर की ने हर जगह फर्स्ट एज में माना है, फिर इसको क्लैरिफाई किया है फर्स्ट एज है। तो आपको ध्यान रखना है, मैंने फिर काफ़ी वीडियोस में फर्स्ट एज में समझा रखा है, पर कुछ बच्चे पुरानी वीडियोस देखते हैं तो डाउट रह सकता है। तो प्लीज़ बच्चे मेक योर माइंड क्लियर, ऑब्जेक्ट परमानेंसी जीन प्याजे की फर्स्ट एज के लास्ट, जो मैंने इसकी है ना जीन प्याजे की एजिस एक है ना अलग वीडियो बना रखी है, जिसमें मैंने जीन प्याजे के सिर्फ शब्द बना रखे हैं कि असिमिलेशन क्या होता है, अकोमोडेशन क्या होता है, डिसेंट्राइजेशन क्या होता है, स्कीमा क्या होता है। तो उस वीडियो में मैंने ये चीज़ बिल्कुल खोल के बता रखी है, और उसमें प्याजे की पहली एज की जो 6 स्टेजेस है ना, उनको भी बता रखा है। तो जो पहली एज की 6 स्टेज है उसमें लास्ट वाली स्टेज में आएगा ये ऑब्जेक्ट परमानेंसी, ठीक है। नेक्स्ट है, इसको तो मैंने बहुत खूबसूरत ड्राइंग के माध्यम से किया था भाई। निम्नलिखित में से कौन सी बोबोडोल का प्रयोग है? तो बोबोडोल रिलेटेड टू अल्बर्ट वंडूरा, बोबोडोल एक्सपेरिमेंट मैंने आपको डिटेल से समझा रखा। अल्बर्ट वंडूरा से रिलेटेड है। अल्बर्ट वंडूरा क्या कहते हैं, ध्यान से सुन लीजिए। अल्बर्ट वंडूरा कहते हैं कि बच्चे देख के सीखते हैं। जैसे एक डोल है, खूबसूरत सी डोल बना देते हैं, थोड़ी सी डन सुंदर चोटी वाली, ठीक है, सो क्यूट। ड्राइंग के मामले में मैं इतनी ही क्यूट हूँ ठीक है, थोड़े बाल भी लगा दो बेचारी के ऊपर। हाँ, अब अल्बर्ट वंडूरा क्या कहता है? अल्बर्ट वंडूरा कहता है आपको अपने बच्चे को कुछ सिखाना है ना, तो वो हमेशा देख के सीखेंगे। वो हमेशा क्या करेंगे बच्चे? देख के सीखेंगे। लाइक ये डोल है, ठीक है, अब आप इसको खूब पीट रहे हो, टा टा। एक बार टिकटॉक पे आता भी था, एक बच्ची दूध नहीं पी रही तो उसके पापा उसकी डोल को पीट रहे हैं, वो फटाफट दूध पी जाती है, मतलब वो देख रही है। दैट इज ऑब्जर्वेशनल लर्निंग बाय अल्बर्ट वंडूरा। तो अल्बर्ट वंडूरा ने ये डोल के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। एक डोल थी, ये इसको मार रहा है बच्चों को, तो मतलब बच्चों के आगे, तो बच्चों को लग रहा है यार मार रहा है, ये उठ जाती है। तो मतलब बच्चों को कुछ भी सिखाना है तो मीन्स ये दिखाता है कि बच्चे भी वही बिहेवियर करते हैं कि भाई आप कहीं मुझे भी मारना पड़े, मैं ये काम कर लूँ। बच्चे भी आके मार्केट में, मतलब मैदान में ऐसा काम करते हैं, मतलब देख के सीखना, ठीक है ना। तो देख के सीखना इज कॉल्ड बोबोडोल एक्सपेरिमेंट। बोबोडोल पे किया था उसने ये एक्सपेरिमेंट, मैंने डिटेल से वीडियो में करवा रखा आप लोगों को, साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो बोबोडोल एक्सपेरिमेंट, तो ध्यान रखना कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट ऑफ बोबोडोल, हाँ, तो ये ऑब्जर्वेशनल लर्निंग से संबंधित है और गिवन बाय अल्बर्ट वंडूरा, ठीक है, ध्यान रखना। इनसाइट थ्योरी आपको पता है कोहलर ने दे रखी है। नैतिक विकास कोहलबर्ग एंड जीन प्याजे बहुत, और अनुबंधित जो कंडीशनिंग जो रिस्पॉन्स है आपकी पावलव की गिवन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से 4 तत्वों का सही क्रम है। तो जिन्होंने पढ़ रखा है सबको पता है भाई, ये 4 जो तत्व हैं ये रिलेटेड हैं मेमोरी वाले चैप्टर से, अपने स्मृति वाले चैप्टर से, ठीक है। स्मृति वाले चैप्टर में मैंने मेमोरी वाले चैप्टर में आपको पहली ओपनिंग यही करवा रखी है। 4 तत्व सही हैं, किससे रिलेटेड है? अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन एंड मोटिवेशन। अटेंशन, सबसे पहले अटेंशन होता है, ठीक है, आप यू ऑल नो वेल द वेरी फर्स्ट इज अटेंशन, फिर आपका होता है रिप्रोडक्शन, फिर रिटेंशन एंड फिर मोटिवेशन, ठीक है। तो ये सीक्वेंस है मेमोरी का कि सबसे पहले आप चीज़ को क्या करेंगे भाई? अटेंशन देंगे, फिर उसको रिप्रोडक्ट करेंगे, फिर उसको रिटेंट करेंगे और फिर उसको मोटिवेट करेंगे, मतलब धारण करेंगे, ठीक है। तो शब्दों को हर बार बदल भी देता है। एक सेकेंड, नहीं, रिटेंशन पहले आना चाहिए। पहले तो हम किसी चीज़ को अटेंशन देंगे, फिर उसको ग्रहण करेंगे ना। यस 2 आएगा भाई इसका आंसर, 2। देखो, सबसे पहले हम किसी भी चीज़ को अटेंशन देते हैं, फिर उसको रिटेंट करते हैं, मतलब ग्रहण करते हैं, ग्रहण करके उसको रिप्रेजेंट करते हैं। पुनरुत्थान मतलब रिप्रेजेंटेशन, रिप्रोडक्शन की जगह आपको रिप्रेजेंट भी लिखा हो सकता है, और लास्ट में हम मोटिवेशन करते हैं, ठीक है। ये सेम, ओके, ये मेमोरी के नहीं भाई, सोशल लर्निंग के ही स्टेप दे रखे हैं यहाँ पर, सॉरी, मेमोरी में भी कुछ इसी टाइप के स्टेप हैं, इसलिए कन्फ्यूजन हो गया था। ये सोशल लर्निंग के ही स्टेप है, अल्बर्ट वंडूरा की सोशल लर्निंग ही है।
अल्बर्ट बंडूरा सोशल लर्निंग को 4 स्टेप में देता है कि सबसे पहले बच्चे अटेंशन देंगे चीज़ों को, देन वो रिटेन करेंगे, फिर ग्रहण करते हैं, फिर उसको रिप्रोडक्ट करते हैं। जैसे बच्चे सबसे पहले देख रहे हैं गुड़िया को पिटते हुए, फिर वो धारण कर रहे हैं, फिर वो उसको रिप्रोडक्ट करते हैं। या भी प्रेरणा, जैसे कि घर में आपने कुछ किया, बच्चे उसको देख रहे हैं, फिर उसका पुनर्व्यवहार करने लग जाते हैं। आप जैसे बिहेव करते हो आपके बच्चे भी कुछ ऐसा ही बिहेव करते हैं। तो आप अपने बच्चों के सामने अपने बिहेवियर को थोड़ा सा अच्छा रखें, क्योंकि बच्चे हमसे ही कॉपी करते हैं। तो दिस इज आल्सो द क्वेश्चन ऑफ अल्बर्ट बंडूरा, सोशल लर्निंग स्टेप्स। तो सोशल लर्निंग स्टेज को सीक्वेंस में लगाया हुआ, तो 2 रहेगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यू रचना लोकतांत्रिक नहीं है, विच इज नॉट द डेमोक्रेटिक। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है, परियोजना नहीं है, तो प्रोजेक्ट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, डिस्कवरी है, डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन प्रदर्शन जरूरी नहीं है डेमोक्रेटिक होता है, प्रदर्शन हम अपनी चीज़ों को अपने आप में भी कर लेते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक मतलब है, ठीक है। प्रोजेक्ट बनवाते हैं, खोज, डिस्कवरी, डेमोन्स्ट्रेशन, एक लोकतांत्रिक व्यू रचना नहीं है। तो आंसर रहेगा भाई 4, डेमोन्स्ट्रेशन। नेक्स्ट है किशोरों को महसूस होता है कि सब मेरी तरफ देख रहे हैं। अभी मैंने आपको डिटेल में समझाया था, डेट इज इमेजिनरी ऑडियंस कॉन्सेप्ट, ठीक है, और ये चैप्टर भी करवा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इजी, बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं, 2 बार। ब्राउन फेरमर का जो इकोलॉजिकल सिस्टम है, ब्राउन फेरमर विच इज फॉलोइंग इट डजंट बिलोंग टू द मैक्रो सिस्टम ऑफ चाइल्ड। बच्चे के मैक्रो सिस्टम से क्या मतलब रिलेट नहीं करता है। तो आपको पता है मैक्रो सिस्टम जो 4th नंबर पे आता है, हमने इसका एक्सो सिस्टम, माइक्रो सिस्टम सारा किया हुआ है ब्राउन फेरमर का स्टैंड। तो उसमें जो विद्यालय है वो पहले स्टेज पे आता है, डेट इज माइक्रो सिस्टम, ठीक है। तो विद्यालय है वो माइक्रो सिस्टम में आता है, बच्चे मैक्रो सिस्टम में जैसे मूल्यज होते हैं, कानून, रीति रिवाज जो हमें इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, मैक्रो सिस्टम में आते हैं, ठीक है। तो माइक्रो सिस्टम में विद्यालय आएगा। तो ब्राउन फेरमर को हमने डिटेल से पढ़ा हुआ है, तो 1 रहेगा आंसर। मतलब विद्यालय नहीं आएगा, इसने पूछा ना मैक्रो सिस्टम में क्या नहीं आएगा, विद्यालय, क्योंकि ये माइक्रो सिस्टम में आता है, सूक्ष्म तंत्र में आता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे बाल अध्ययन का जनक माना गया है। तो स्टैनले हॉल को माना गया है भाई जनक। चाइल्ड जो साइकोलॉजी है, स्टैनले पेस्टोलॉजी ने वैसे अध्ययन किया था, बट जब फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, सॉरी नॉट चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट का जो स्टडी का फाउंडेशन माना जाता है, स्टैनले हॉल को माना जाता है, जिसने किशोर अवस्था को संघर्ष एवं तूफान की अवस्था भी कहा था। नेक्स्ट है सिगमंड फ्राइड के अनुसार लैंगिक विकास, सिगमंड फ्राइड के अनुसार जो लैंगिक विकास होता है एरिक्सन की किस सामाजिक अवस्था से। अब आपको पता हमने एरिक्सन की स्टेज को भी डिटेल से कर रखा है और सिगमंड फ्राइड की स्टेजेस को भी डिटेल से कर रखा है। तो अब आपको इसका जो टाइम पीरियड है, एरिक्सन की जो लैंगिक अवस्था वाला टाइम पीरियड है 3 to 6 वाला, तो वही इसकी किस अवस्था से जो है मैच करता है। द सेम क्वेश्चन कि जो उसने अपनी लैंगिक अवस्था की आयु का विस्तार बताया है, तो वो इसकी रोल कन्फ्यूजन में वही सेम पॉइंट है जो इसकी लैंगिक अवस्था के अंदर है। तो आंसर रहेगा 4। नेक्स्ट है अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस ऑफ ABA। उसमें है ना आप सिगमंड फ्राइड को भी डिटेल से देख लेना और मैं बताती हूँ, और एरिक्सन को भी। तो एरिक्सन की जो स्टेजेस की एज है और सिगमंड फ्राइड की जो एज है कहाँ कहाँ मैच करती है, यदि क्वेश्चन पूछा गया तो नेक्स्ट टाइम भी पूछा जाएगा। सिगमंड फ्राइड की साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की 5 एजेस हैं और एरिक्सन की 8 हैं। ये वीडियो पहले ही बहुत लेंथी होती जा रही है, इसलिए मैं डिस्क्राइब नहीं कर रही क्योंकि वीडियो में प्रॉपर समझाया हुआ है। नेक्स्ट है अप्लाइड बिहेवियर एनालाइज ऑफ ABA निम्नलिखित में किस सिद्धांत पर आधारित है। जो अप्लाइड बिहेवियर है वो किस सिद्धांत पर आधारित है भाई, अपना अप्लाइड बिहेवियर। तो अप्लाइड बिहेवियर ऑपरेंट कंडीशनर है। अप्लाइड बिहेवियर मतलब इज अ काइंड ऑफ रीइंफोर्समेंट, कि आप एक व्यवहार को प्रयुक्त कर रहे हो, फिर बच्चा उससे सीख रहा है, फिर आप आगे प्रयुक्त कर रहे हो, ठीक है। तो ये ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी से निर्धारित है, स्किनर वाली थ्योरी से। नेक्स्ट है लाइफ स्पेस। तो लाइफ स्पेस की जो संकल्पना है वो कर्ट लेविन ने दी है, कोर्ट लेविन ने, ठीक है। नेक्स्ट एक किशोर यह महसूस करने लग जाता है कि उसके जैसा गहरा प्यार आज तक, क्या बात भाई, इस पेपर वाले ने तो एल्कीन को पैसे दे रखे थे क्या, एल्कीन ने जो सारे क्वेश्चन उसी के डाल दिए। एक किशोर यह महसूस करता है कि उसके जैसा गहरा प्यार कोई किसी को नहीं करता। तो जब एक बंदे को लगे ना मैं ही ऐसा कर रहा हूँ, मैं ही ऐसा करता हूँ, तो ये पर्सनल फीबल होता है। तो ये क्या होता है बच्चे, पर्सनल फीबल होता है, ये व्यक्तिगत मिथ होता है, एक भ्रम होता है कि जस्ट मेरे से अच्छा, मेरे से गहरा कोई नहीं है, तो ये पर्सनल फीबल है। नेक्स्ट है एक बच्चा क्रोधित होकर अपने सहपाठी को उसी प्रकार मारता है जैसा कि उसने घर पर सजा दी। तो वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, क्रोधित होकर जैसा उसे घर पे देखा, तो अभी अभी मैंने एक्सप्लेन किया, जैसा देखा वैसा बता दिया, तो डेट इज ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, ये निरीक्षणात्मक अधिगम है। तो आंसर रहेगा 3। थोड़ा फास्ट चलते हैं, बहुत ही लंबी वीडियो बन गई। तो किशोर बालकों के दिवा सौपन के संदर्भ में, मतलब डे ड्रीमिंग के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। यह सक्रिय खेल का एक प्रकार है। दिवा सौपन के दौरान किशोर जो भूमिका स्वीकार करते हैं, यह
नायक का होता है, इसमें मानसिक के बजाय शारीरिक क्रिया होती है, इसमें शारीरिक के बजाय मानसिक क्रिया होती है। किशोरों में डे ड्रीमिंग, तो डे ड्रीमिंग इसमें मानसिक के बजाय शारीरिक क्रिया ज़्यादा होती है। कौन सा कथन सही नहीं है डे ड्रीमिंग के लिए? विच इज़ नॉट द राइट स्टेटमेंट। तो सक्रिय होती है, बिल्कुल होती है। दिवा स्वप्न के दौरान किशोर भूमिका स्वीकारते हैं, वह नायक होता, बिल्कुल, मतलब एक रोल अपना अडेप्ट कर लेते हैं भाई, एक मतलब ये सोचते हैं कि चलो चलते हैं, दुनिया को बदलेंगे, ये है वो है, दिन में सपने लेते हैं। इसमें शारीरिक के बजाय मानसिक क्रिया ज़्यादा होती है भाई, इसमें शारीरिक क्रिया ज़्यादा। कौन सा कथन सही नहीं है? तो बिल्कुल इसमें देखो मानसिक क्रिया होती है, डे ड्रीमिंग में आप सोचते हो मैं ये कर लूँगा ये कर लूँगा, इसमें शारीरिक क्रिया ज़्यादा होती है, ये गलत है। तो सी आंसर रहेगा, इसका आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट है क्रिएटिविटी का निवेश सिद्धांत। एक क्वेश्चन नया आया है जो मैंने नहीं पढ़ा रखा। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ बच्चे, 28 क्वेश्चन भी आपको मेरे पढ़ाए हुए मिल रहे हैं तो बहुत है। एक दो क्वेश्चंस यदि नहीं मिल जाते हैं तो उनके पीछे पागल मत होना, कंफ्यूज मत होना कि मैम ये तो नहीं किया था हमने। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा एक कहती हूँ 2% के चक्कर में 98% को वेस्ट मत कर देना, ठीक है? एग्जाम इससे पास हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन तो भाई देखो पीजीटी में हमेशा नहीं आएंगे, पीआरटी और टीजीटी में नहीं आएंगे, ठीक है, मेरी वीडियो से बाहर, लेकिन पीजीटी में फिर भी आ सकता है, एक आधा, ज़्यादा नहीं। आज तक तो नहीं, लेकिन आगे देखते हैं क्या होगा। होप सो अच्छा ही पेपर आए। सृजनात्मकता का निवेश सिद्धांत, तो ये क्वेश्चन जैसे अब मैंने नहीं करवा रखा तो आप इसको लर्न कर लें एज इट इज। स्टर्नबर्ग और लूबर्ट ने दिया था, ठीक है? ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं ना बच्चे, तभी मैं स्टेटमेंट्स नहीं लिखवाती ये चीज़, क्योंकि ये चीज़ पता है कि आप कितनी भी पढ़ जाओ टाइम वेस्ट करने वाली बात है। पेपर में एक ऐसी अनोखी आती है, आएगी तो आती पाएगी, नहीं आई तो आती नहीं आती पाएगी। तो हज़ारों लाखों स्टेटमेंट्स या ये सब याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक स्टेटमेंट आती है वो अलग ही मिलती है पेपर में, हर बार नहीं मिलती है। किस्मत है, ठीक हो जाए नहीं हो जाए नहीं हो जाए, ठीक है? तो 3 रहेगा आंसर। नेक्स्ट है मस्तिष्क में प्री फ्रंटल, जो आपका जो फॉलोइंग कंट्रोल बाय द प्री फ्रंटल, जो आपका ब्रेन होता है वो किस चीज़ को कंट्रोल करता है? ये वाला जो ब्रेन, तो ये भाई आपका विजन और हियरिंग को कंट्रोल करता है, ठीक है? जो आपका ब्रेन का प्री फ्रंटल पार्ट होता है ये आपका विजन और हियरिंग को कंट्रोल करता है। 4 रहेगा आंसर। नेक्स्ट है ब्लूम के वर्गीकरण में कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र में नहीं आता? तो ब्लूम टेक्सोनोमी में ज्ञान, बोध, प्रयोग, संश्लेषण, विश्लेषण, अनुक्रिया, रिस्पॉन्स नहीं आती भाई, रिस्पॉन्डिंग नहीं आता, ठीक है? ज्ञान, बोध, प्रयोग, संश्लेषण, विश्लेषण, इवेल्युएशन ये आता है। एप्लीकेशन, एनालाइज, सिंथेसिस, और एनालिटिकल इवेल्युएशन वगैरह आता है। उच्च बुद्धि का निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक सर्वोत्तम है? विच इज द हाईएस्ट? उच्च बुद्धि के लिए मतलब जिसकी भाई बेस्ट है, हाई इंटेलिजेंस। तो बुद्धि परीक्षण में 103 अंक लेना, पाठ याद करना, ग्रेड लेना, और नॉट मेकिंग सेम मिस्टेक्स आफ्टर द फीडबैक। बिल्कुल, आपको एक चीज़ सिखा रहे हैं, आप बार बार गलती कर रहे हो, फिर सिखा रहे हैं, फिर गलती कर रहे हो, तो बार बार गलती नहीं करते भाई उच्च बुद्धि वाले। एक बार चीज़ से सीख ली तो आप सीखी हुई मिस्टेक्स को बार बार रिपीट नहीं करते। नेक्स्ट है किम ने अपना मोबाइल नंबर बदल के नया नंबर ले लिया। जब किसी ने उसका नया नंबर पूछा तो वह उसे सिर्फ 3 अंक ही याद कर पाई। इसका कारण निम्नलिखित में से क्या हो सकता है? ठीक है, अब ध्यान से देखो, ऑप्शंस पे चलते हैं। इंग्लिश हिंदी में थोड़े अजीब से हैं। डिके का मतलब उसका नंबर कट गया उसकी ज़िंदगी से। प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, सप्रेशंस रिग्रेशन। अब वो देखो, किम ने अपना मोबाइल नंबर बदल कर नया नंबर लिया। जब किसी का नया नंबर पूछा तब वह उसके सिर्फ 3 अंक ही याद कर पाई। मतलब नया नंबर लिया है, तो इसका मतलब क्या है? ये तो नहीं है डिके होगा क्योंकि उसने नया लिया है, तो नया लिया तो रिग्रेशन। और ये चीज़ का तो मतलब देखो, ये ऑप्शन भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, क्योंकि उसने एक पूर्व सक्रिय जो एक मतलब अटेंशन देनी थी नए नंबर पे, मतलब वो चीज़ है कि वो पक्का ध्यान नहीं है उसको। तो इसका 2 रहेगा आंसर। कुछ कॉमन सेंस बेस्ड है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वाइगोस्की के सोशल कल्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड नहीं है? तो यू ऑल नो अबाउट द वाइगोस्की, द सोशल कल्चर डेवलपमेंट। तो कौन सा कथन उससे रिलेटेड नहीं करता है वाइगोस्की के सोशल कल्चर डेवलपमेंट से? तो देखिए कौन सा नहीं करता भाई। बच्चे जो कार्य स्वयं बिना सहायता से पूरा कर लेते हैं, उन्हें करते हुए वे बहुत कम सीखते हैं। बच्चे जो कार्य स्वयं बिना सहायता से करते हैं, हाँ वो कम सीखते हैं, सहायता से ज़्यादा सीखते हैं, यही कहता है। जोनो प्रोक्सिमल डेवलपमेंट इसने बोला है। यह बालक के संज्ञानात्मक विकास में भाषा के महत्व की उपेक्षा करता, बिल्कुल भी नहीं करता भाई। उपेक्षा, इग्नोर्स नहीं करता। वाइगोस्की तो लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। तो ये आंसर यही क्या हो गया, गलत हो गया। तो 3 रहेगा इसका आंसर। एंड द लास्ट बट नॉट लिस्ट क्वेश्चन, और आई फील हैप्पी कि मोस्टली क्वेश्चंस फ्रॉम आवर वीडियो नियर अबाउट आई थिंक डैम श्योर 27। ठीक है, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन। एक हाथ में 6 और दूसरे हाथ में आधा दर्जन। भाई 6 और आधा दर्जन दोनों बराबर ही तो हुए। दर्जन होता है 12 केले, तो दर्जन का आधा 6 और आधा दर्जन का आधा भी 6। क्या बात, दोनों में सेम है। तो मैंने कल ही ये चीज़ आपको सेम कल ही बताई है
कि ये क्या है आपका अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। अब ये कॉन्फ्लिक्ट क्या है, ध्यान से समझ लीजिए इनको। उपागम परिहार, अप्रोच होता है जब आप पॉजिटिव फॉर्म में हो, अवॉइडेंस होता है जब नेगेटिव चीज़ हो। ये कॉन्फ्लिक्ट के टाइप है, जो आपको मैंने डिफेंस मैकेनिज्म में 2 द्वंद्व बताया है, उस द्वंद्व के टाइप है। अब वो द्वंद्व क्या है, अप्रोच एविडेंस, मतलब अप्रोच एविडेंस का मतलब आपको पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, मतलब इस टाइप से। तो उपागम परिहार का मतलब अप्रोच अवॉइडेंस, मतलब एक चीज़ पॉजिटिव है, एक चीज़ नेगेटिव है, तो उनमें से 2 को चूज़ करना हो तो उपागम परिहार होता है। परिहार मतलब दोनों ही सिचुएशन ऐसी अवॉइडेंस वाले, आगे कुआ पीछे खाई, किस में पढ़ूँ मैं, तो डेट इज कॉल्ड अवॉइडेंस। उपागम अप्रोच मतलब जिसमें दोनों ही चीज़ पॉजिटिव हैं, एक तरफ एक नौकरी लगी, दूसरी तरफ दूसरी, मैं तो कंफ्यूज हो रखा हूँ यार कौन सी लूँ, तो ये चीज़ होती है। ठीक है बच्चे, तो ये था अपना स्टेट 2018 का साइकोलॉजी सेक्शन। अब हिंदी और इंग्लिश दूसरी वीडियो में करवाऊंगी, ठीक है, इनफ फॉर दिस वीडियो। तो ये साइकोलॉजी सेक्शन है, और मैं बता दूं भाई ये साइकोलॉजी नॉट ओनली फॉर एस्टेट, रीट वाले बच्चों को भी एज इट इज़ प्रीवियस क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे, और D++ भी हर एक एग्जाम के लिए इक्वल इंपॉर्टेंस है। और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का जो है ऑनलाइन स्पेशल बैच गोइंग ऑन है। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन देन यू कैन। My number is 7015467794. You can WhatsApp 9034022541. हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम साइकोलॉजी स्पेशल बैच इज आल्सो गोइंग ऑन. इफ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन, अदरवाइज देर आर मैनी वीडियोज ऑन माई यूट्यूब, यू कैन गो विद दैट वीडियोज एंड क्वालिफाई योर एग्जाम. So have a nice day. Thank you so much. Bye bye. Take care. Thank you.